आज हम उपस्थित हैं रुक्मणी बिरला हॉस्पिटल के प्रांगण में और मैं कमल संचेती, मेरे साथ उपस्थित हैं श्री मनिंदर सिंह जी बग्गा साहब, साथ ही हैं गुरशरण सिंह जी साहब और श्री अरविंदर सिंह जी साहब गई। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आज हमारे साथ में सबसे बड़ी शख्सियत जो उपस्थित हैं वो हैं डॉक्टर अंजनी कुमार जी शर्मा, जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं और डायरेक्टर हैं रुक्मणी बिरला हॉस्पिटल के अंदर। आज चाय पे चर्चा पे जो हमारा मुख्य विषय है वो यह है कि पक्षाघात, लकवा, स्ट्रोक, जिससे हम लोग चिंतित रहते हैं कि ये बीमारी कैसे डेवलप्ड होती है, किस प्रकार से आती है, इसका क्या इलाज होता है, कितने लंबे समय तक रहती है। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए हम लोग सभी उपस्थित हैं। सब हमारे सभी शंकाओं का समाधान करेंगे और हमें इस बात के लिए जागृत करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार से इसकी सुरक्षा के उपाय करने चाहिए, यदि बीमारी होती है तो उसके बाद में किस प्रकार से इस पर कंट्रोल किया जा सकता है, क्या हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो हम मुखातिब हैं डॉक्टर अंजनी कुमार जी शर्मा साहब से कि कृपया हमारी शंकाओं का सवाल देने के पहले इसके बारे में जो मुख्य बातें हैं उन पर आप प्रकाश डालें। स्ट्रोक, लकवा या पक्षाघात, ये नाम से ही ये फीलिंग होता है कि इसमें जैसे एकदम परिवार के ऊपर बहुत बड़ी बर्डन आ गई है जैसे। और यदि इसको जो अपन आम आदमी के हिसाब से देखें तो इसके बारे में अवेयरनेस की कमी की वजह से बहुत बार उचित इलाज की सुविधा पेशेंट नहीं उठा पाते। स्ट्रोक को समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि अपन को ये पता होना चाहिए कि इसका इम्पोर्टेंट कारण क्या है। तो स्ट्रोक में मेजर जो इस कारण है वो दो तरह के होते हैं। इसमें ब्रेन के किसी विशेष भाग में जब ब्लड सप्लाई की कमी हो जाती है, कोई ब्लॉकेज आ जाता है, तो उसकी वजह से जो लकवा होता है उसे हम इस्केमिक स्ट्रोक के नाम से जानते हैं। और दूसरा ग्रुप होता है जिसमें ब्लड खून की नली लीक कर जाती है, वहाँ ब्लड इकट्ठा हो जाता है, ब्लड निकल जाता है उससे, वो हेमरेजिक स्ट्रोक होता है। और ये काफ़ी कॉमन परेशानी है, हर परिवार में कभी ना कभी इस टाइप की समस्या का सामना करना पड़ता है। और इसके बारे में यदि जागरूकता रहे, अपने को ये पता रहे कि स्ट्रोक को कैसे पहचानना है, इसके बचाव के लिए क्या करना है, किन चीज़ों की सावधानी रखनी है कि जिससे हमें ये लकवे की जैसी बीमारी का सामना नहीं करना पड़े। तो लकवे में सबसे पहले ये ज़रूरी है कि इसमें कुछ इसके रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई किया जाए कि जैसे कुछ इसमें लाइफ स्टाइल बेस्ड रिस्क फैक्टर हैं। जैसे आजकल इनएक्टिविटी काफ़ी रहती है, कोई एक्सरसाइज, और ये यंग जनरेशन ख़ास तौर से इसका ध्यान नहीं देती है, तो इसका खामियाजा हमें कई बार लकवे के लक्षण के रूप में देखने को मिलता है। और ये लकवे की समस्या 55 साल की उम्र के बाद जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे इसकी संभावना बढ़ती चली जाती है। और पर कि कोई भी उम्र लकवे की बीमारी से छूट नहीं पाती, क्योंकि जैसे छोटे बच्चों से लेके बहुत बुजुर्गों तक हर उम्र में लकवे की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। कम उम्र में जो लकवा होता है उसके कारण ज़्यादातर जैसे हार्ट से रिलेटेड होते हैं, जैसे वाल्वुलर हार्ट डिजीज़ है या कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ है जो छोटे बच्चों में होती है। इसके बाद में एडल्ट्स को देखें तो महिलाओं में प्रेगनेंसी या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव इंटेक के साथ में इसके इंसिडेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे स्मोकिंग है, अल्कोहल कंजम्पशन है, डायबिटीज़ है, मोटापा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से इसमें काफ़ी समस्या आती है मोटापे के साथ में। और यदि कोई हार्ट डिजीज़ है, जैसे सिंपल ब्लड प्रेशर की समस्या है, ब्लड प्रेशर को कई बार इग्नोर कर देते हैं कि एक बार यदि दवा शुरू हो गई तो लाइफ लॉन्ग खानी पड़ेगी, पर यदि इसका ट्रीटमेंट प्रॉपरली नहीं लेंगे तो टाइम के साथ ये लकवे की रिस्क बढ़ती चली जाती है। डॉक्टर साहब, ऐसे कैसे पता पड़े कि लकवे के सिम्टम्स जब आने लगते हैं तो ऐसा पहले से आभास तो हो जाता होगा? इंग्लिश के वर्ड फास्ट से आसानी से समझ सकते हैं, FAST। F मीन्स फेस। तो जैसे पेशेंट से बात कर रहे हैं या उसको अपन ने स्माइल करने को बोला परिवार में, तो उसका मुंह एक साइड से टेढ़ा हो जाता है। तो दूसरा समस्या होती है A मीन्स आर्म। जब अपन पेशेंट को बोलते हैं कि दोनों हाथ सीधा करो, तो वो जिस हाथ में लकवा है वो हाथ को होल्ड नहीं कर पाता, तो ये वीकनेस को इंडिकेट करता है। S मीन्स स्पीच। जब अपन घर बात करेंगे तो वो बोली साफ नहीं आएगी, आवाज़ लड़खड़ा के आएगी, या वो जो बोलना चाहते हैं वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बोल नहीं पाते। और T मीन्स टाइम। टाइम इसमें सबसे क्रूशियल फैक्टर होता है। तो जैसे ही अपने को ये शक होता है, इसके अलावा जैसे बैलेंस में दिक्कत आती है, जैसे अचानक से ये हुआ कि सुबह उठे तो ठीक थे, चक्कर आया
और अचानक से बैलेंस बिगड़ने लगा। इसका मतलब ये भी ब्रेन के एक हिस्से में ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम होने की वजह से ये समस्या हो सकती है। और इसके अलावा जैसे आई पे सिम्टम आते हैं, जैसे अचानक से आँख की रोशनी कम हो गई, तो उसमें भी अपने को ये शक करना चाहिए कि ये लकवे जैसी बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। और बिना टाइम वेस्ट किए हुए इसको रोगी को तुरंत हॉस्पिटल लेके पहुंचना चाहिए, क्योंकि यदि अवेयरनेस नहीं होगी तो अपन उसका जो क्रूशियल टाइम है उसको मिस कर देंगे। जैसे हार्ट अटैक को लेके आजकल सबको पता रहता है कि चेस्ट पेन हुआ, घबराहट हुई, पसीना आया, तुरंत रोगी को लेके अपन हॉस्पिटल पहुंचते हैं। यहाँ इसको इग्नोर करते हैं। कई बार सोचते हैं कि पहले ये हाथ करवट के नीचे आ गया होगा इसलिए काम नहीं कर रहा, साहब ये जुकाम हो गई, गला खराब हो गया इसलिए बोली नहीं आ रही, तो पहले उसके एक्सप्लेनेशन ढूंढते हैं। जबकि इसमें टाइम इतना क्रूशियल है कि यदि इमीडिएटली रोगी को लेके हॉस्पिटल पहुंचते हैं, इमीडिएट इलाज शुरू हो जाता है, तो वो हमेशा के लिए पेशेंट इंडिपेंडेंट हो जाता है, उसको किसी तरह के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। जैसे मैं चेयर पे बैठा हूँ, हाँ, खड़ा हुआ, आँख के आगे अंधेरा सा छा गया, हाँ जी, थोड़ी देर किसी को चीज़ को पकड़े खड़ा रहा, हाँ, है वो नॉर्मलाइज हो गया, क्या ये भी स्ट्रोक के लक्षण है? ये जो आप बता रहे हैं ये सिंकोप वाली सिचुएशन होती है, उसमें जैसे अचानक खड़े होने पे ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन के लिए मेंटेन नहीं होता। तो यदि मान लीजिए कि उसमें कोई खून की नली में रुकावट है तो डेफिनेटली ये आगे जाके लकवे के लक्षण में कन्वर्ट हो सकता है। तो पहली चीज़ अपना लाइफ स्टाइल में अपने खान पान पे ध्यान दें, जो न्यूट्रिशियस फूड है उसको ज़्यादा फोकस करें खाने में, चिकनाई, तली हुई चीज़ें, जंक फूड इसको अवॉइड करें। स्मोकिंग बहुत हर तरह से नुकसानदायक है, स्मोकिंग बिल्कुल बंद करें। स्मोकिंग टोबैको का किसी भी ढंग से यूज़ लकवे को निमंत्रण देने जैसा है। अल्कोहल यदि कभी कभार सोशल ड्रिंक के हिसाब से रखें तो इतना नुकसान नहीं करता, पर रेगुलर यदि अल्कोहल काफ़ी मात्रा में यूज़ कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली लकवे की संभावना को बढ़ाता है। इसके अलावा यदि आपको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, तो इसको कभी भी लाइटली नहीं लें। यदि परिवार में किसी को लकवे की समस्या है या घर में किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, उस सिचुएशन को भी बाकी लोगों को अलर्ट हो जाने की ज़रूरत है। वो अपना 50 साल के बाद में अपना रेगुलर चेकअप करवाते रहें। जैसे इन चीज़ों को जल्दी आइडेंटिफाई कर लें, इसका जल्दी ट्रीटमेंट शुरू कर दें, तो ये डायरेक्टली लकवे के बचाव में मदद करता है। और यदि एक बार लकवा हो गया है, भले ही वो रिकवर हो गया, तो उसमें कई बार अपने को कुछ दवाइयाँ लाइफ लॉन्ग लेनी होती हैं। जैसे खून पतला करने की दवा है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की दवा है, या स्टेटिन्स हैं जो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। इन सब चीज़ों की अपने को कई बार जब तक कि पूरी तरह नियंत्रण में नहीं आ जाए, कुछ दवाइयों को अपने को आगे प्रयोग लगातार करना होता है, पर इससे पूरी तरह अपन लकवे के खतरे से अपने आप को बचा सकते हैं। जैसे नागरिक अपने हिसाब से एक पेशेंट को बताता है आप ये करो, आप ये करो, आप ये करो, क्या हमको जाना चाहिए इस चीज़ आप इन सब चीज़ों से अपन और कुछ नहीं लोग बल्कि पेशेंट का नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि यदि वो क्रूशियल क्रिटिकल टाइम है लकवे के इलाज में, यदि वो अपन ने वेस्ट कर दिया तो रिजल्ट्स उतने अच्छे कभी भी नहीं मिलेंगे अपने। कार्डिक प्रॉब्लम और लकवे की प्रॉब्लम दोनों स्ट्रोक से कनेक्टेड है। हाँ। थक्का जम जाता है उसके अंदर, तो क्या दोनों के सिम्टम्स की जो दवाई आपने कहा कि खून पतला करने की जो दवाई दी जाती है इसके अंदर, क्या दोनों चीज़ें आपस में कनेक्टेड? हाँ बिल्कुल। ये जैसे मान लीजिए किसी को हार्ट अटैक हुआ, हार्ट अटैक में जब हार्ट का कोई पार्ट प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है तो खून पतला करने की दवा शुरू कर देते हैं, और खून पतला करने की दवा एक तरह से ब्रेन के लकवे को भी बचा रही है और वो हार्ट में भी काम कर रही है। और इसमें जैसे यदि हार्ट का ट्रीटमेंट अपन प्रॉपरली करेंगे तो खून का थक्का जम के ब्रेन में पहुंचने की संभावना काफ़ी कंट्रोल कर लेंगे। पर यहाँ सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अपने जागरूकता होनी चाहिए कि जैसे किसी को थोड़ा सा भी लक्षण आया तो एक बार ज़रूरी है कि अपन वो क्लियर कर लें कि ये लकवे की वजह से तो नहीं है। यदि लकवे की वजह से है तो इमीडिएटली इलाज शुरू करते वो फैमिली पे बर्डन जैसी फीलिंग कभी भी नहीं होगी, और वो इंडिपेंडेंटली अपने लाइफ, अपना कामकाज सब आराम से संभाल पाएंगे। से भी आपने बुटाटी का नाम लिया है, और बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ लेकर के जाते हैं, 5-7 दिन रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और वहाँ भी रिकवरियाँ होती है। तो इसके पीछे और मेडिकल साइंस के पीछे क्या डिफरेंस रहा है? ये देखिए, ऐसा होता है कि लकवे का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है इसका कारण। यदि मान लीजिए कि कोई छोटा क्लॉट बना और अपन पेशेंट को ऐसे जगह ले गए और वो क्लॉट अपनी जगह से मूव कर गया, तो पेशेंट को तो वैसे भी ठीक होना है, पर उसमें वो प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हुई,
क्योंकि उसकी रिस्क वहीं की वहीं है। यदि उसने वो वहाँ से आके फिर भी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया तो आने वाले टाइम में फिर कोई दूसरा ब्लड क्लॉट दिमाग में पहुँच सकता है, और उस टाइम जो लकवा होगा हो सकता है कि वो कभी पूरा ठीक ही नहीं हो पाए, और वो फैमिली के लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी उसके बाद में। तो इन चीज़ों में जितनी जागरूकता की आवश्यकता है और जितना टाइम फ्रेम में अपन पेशेंट को लेके हॉस्पिटल पहुंचेंगे, अल्टीमेटली रिजल्ट उतने ही अच्छे देखने को मिलते हैं। आप बड़े रिलीजियस रहे हैं, जब पक्षाघात वगैरह लकवा वगैरह होता है तो बहुत लंबे टाइम तक चलता है, आदमी की साइकोलॉजी खराब हो जाती है। तो इसमें स्पिरिचुअलिस्ट कहाँ में इसमें मदद करता है, या स्पिरिचुअलिस्ट इसमें मदद करता भी है या नहीं करता, या सिर्फ वहम है, या साइकोलॉजी इसमें कहाँ मदद करती है उसको ठीक होने में? बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये डेफिनेटली मदद करती है, क्योंकि हर आदमी को अपना एक अंदर से कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि मैं कोशिश करूंगा तो मैं पूरी तरह ठीक हो सकता हूं, और जहाँ पे उसको ये फीलिंग आती है तो वो अपने रिलीजन के हिसाब से यदि उसको इस चीज़ को मोरल सपोर्ट मिलता है तो उसको किसी भी समस्या से फाइट करना बहुत ईजी हो जाता है। और यदि वो इस चीज़ को समझता है, अपनी धार्मिक मान्यताओं को फॉलो करता है, तो अपनी डाइट का, खाने पीने का, हर चीज़ का यदि कंट्रोल करना शुरू करेगा तो इनडायरेक्टली आप लकवे से, हार्ट की बीमारियों से, सभी से एक तरह से बचने की कोशिश करेंगे। You talked about the loss of eyesight. या Is that recoverable? ये फिर डिपेंड करता है कि अपन ने कितना जल्दी इसको रिकॉग्नाइज किया, कितना जल्दी ट्रीटमेंट शुरू किया। यदि मान लीजिए कि अपना इमीडिएट डायग्नोसिस हो गया, इमीडिएट ट्रीटमेंट हो गया, तो वो डेफिनेटली रिकवर कर सकती है। और लकवे में कई बार स्पॉन्टेनियस रिकवरी भी होती है, जिसको अपन TIA बोलते हैं, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक। उसमें एक साइड में पैरालिसिस हुआ, 4-5 मिनट में वो पूरी तरह रिकवर कर गया, तो अपन ये सोच लेते हैं कि इसका कोई सीरियस कारण नहीं है, जबकि वो एक तरह से उसका वार्निंग सिम्टम है, वो एक तरह से चेतावनी के लक्षण है कि आपको ऐसा हुआ है, अब इसको लाइटली नहीं लीजिए, तुरंत इसका डायग्नोसिस कराइए, ट्रीटमेंट शुरू करिए। आपका लक अच्छा है कि वो अपने आप ठीक हो गया, पर दूसरी बार अटैक आएगा तो हो सकता है कि वो रिकवर नहीं करे। तो इसीलिए इसमें आपको अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है, पब्लिक एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है। लोगों को यदि ये पता होगा तो वो इमीडिएटली इसके बचाव के हिसाब से, इसको आइडेंटिफाई करके ट्रीटमेंट के हिसाब से ये सब चीज़ें कर सकते हैं। रुक्मणी बिड़ला हॉस्पिटल में स्ट्रोक के आधुनिक इलाज की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ पे एक्सपर्ट की एडवाइस से इमीडिएटली सारा इससे रिलेटेड जो डायग्नोसिस है, जैसे इमीडिएटली CT स्कैन करना है, MRI करना है, एंजियोग्राफी करनी है, और फिर उसके बाद आगे का प्रोसीजर जो थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी, जो आधुनिक ट्रीटमेंट है, वो इमीडिएटली इमरजेंसी में ही शुरू कर देते हैं। उसके साथ कुछ चीज़ों की मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। इसके अलावा कभी कभी इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है। जब अपन ने स्ट्रोक का पेशेंट आया, उसको अपन ने आगे जांच किया तो पता चला कि उसकी खून की नली 90% ब्लॉक है, तो यहाँ पे इंटरवेंशन न्यूरोलॉजिस्ट अलग से उपलब्ध हैं, जो डॉक्टर विक्रम बोरा काफ़ी एक्सपीरियंस्ड न्यूरोलॉजिस्ट हैं, जो इन सारे प्रोसीजर्स को रूटीन में रेगुलर करते रहते हैं, और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। और बाकी जो मेडिकल मैनेजमेंट है वो धीरे धीरे स्ट्रीमलाइन होके 1 या 2 दवा अपने को आगे कंटिन्यू करनी होती है। अपने को एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो इमीडिएटली शुरू करना होता है। और अल्टीमेटली यदि इन सब चीज़ों का ध्यान रखें तो लकवे में बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। पहले के ज़माने में ये भ्रांति थी कि एक बार लकवा हो गया तो वो ज़िंदगी भर ठीक नहीं होगा, जबकि आजकल इसमें इतने ड्रामेटिक रिजल्ट होते हैं, कई बार फैमिली को लगता है कि साहब ये बिल्कुल हाथ पैर काम नहीं कर रहा था और अब पेशेंट डिस्चार्ज हुआ है तो बिल्कुल चल के जा रहा है, अपना आराम से थोड़े टाइम बाद में ऑफिस ज्वाइन कर लिया, अपना काम शुरू कर दिया। पर ये सब रिजल्ट उस पर डिपेंड करता है कि अपन इसको कितना सीरियसली लेते हैं। आपने कहा कि आफ्टर 55 the risk factor increases. Yes. All of us are nearing 55 or plus 55. What type of exercise and for what duration do you recommend? कि जैसे मॉर्निंग वॉक है वो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अपना आप रूटीन रखिए, 45 मिनट 1 आवर का आप रेगुलर वॉक करिए। यदि आप वॉक किसी कारण से नहीं कर पा रहे, मान लीजिए कोई घुटने की समस्या है, आप इतना वॉक नहीं कर सकते, तो प्राणायाम उतना ही इफेक्टिव है। यदि आप ये आजकल ये काफ़ी प्राणायाम पे जोर रहता है, अलग अलग तरह के प्राणायाम है, यदि अपन इसको लाइफ का एक पार्ट बना लें कि अपने को अपने शरीर पे 1 घंटा रोज़ देना है, तो अपन काफ़ी समस्याओं को बड़ी आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो अपनी 2 चीज़ें हुई बेसिकली, एक तो अवेयरनेस हो गया, दूसरा प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। यस, सर्टेनली।
ये दो चीज़ें पर अपन फोकस करें। तो अपन जैसे अवेयरनेस के लिए अपन कोई सीके बिरला कुछ प्रोग्राम अवेयरनेस के लिए रेगुलर हम लोग प्रोग्राम करते रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि और भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हेडेक है, एपिलेप्सी है, इनके बारे में जैसे हम लोग अलग से हेडेक क्लिनिक रन करते हैं, जहाँ पे बीच बीच में पब्लिक एजुकेशन प्रोग्राम होते रहते हैं। एपिलेप्सी या मिर्गी रोग है, इसके बारे में जैसे एपिलेप्सी डे पे कुछ एक्टिविटी होती रहती है। स्ट्रोक की अवेयरनेस के लिए सोशल मीडिया के थ्रू हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि लोगों को पता चले कि इसकी इम्पोर्टेंस, इसको टाइमली रिकॉग्नाइज करना, इसका टाइमली ट्रीटमेंट करना, ये सब चीज़ें ये रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ ये एक्टिविटी चलती रहती है। हमारे यहाँ पीरियोडिकल चेकअप नहीं है, जो उनके यहाँ पीरियोडिकल चेकअप तो हर आदमी कराता है। मंथली उनका जो फैमिली डॉक्टर आता है वो चेकअप करता है और उनको बता देता है कि भाई क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है। तो इस तरह से पीरियोडिकल चेकअप के लिए सीके बिरला में कोई व्यवस्था की गई है? बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पे देखिए अलग अलग बीमारी के हिसाब से काफ़ी रीजनेबल पैकेज बना रखे हैं। सीनियर सिटीजन को क्या है टेस्ट होने चाहिए, उसका अलग पैकेज है। फीमेल्स में यंग फीमेल हैं, उनको क्या रूटीन रिक्वायरमेंट है हेल्थ के हिसाब से, उसके अलग पैकेज हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पहले से ही इस टाइप के पैकेज ये प्लान किए हुए हैं कि आप यदि आके आप अपना रूटीन हेल्थ चेकअप, पर्टिकुलरली जैसे 45-50 के बाद में आप हर 6 महीने में एक बार अपना रूटीन चेकअप कराते हैं, तो उसका डेफिनेटली एक तो ये फ़ायदा होता है कि कोई भी बीमारी इनिशियल स्टेज में पिकअप हो जाती है। और यदि और आगे आने वाले टाइम में यदि आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आप अपने आप को बहुत आगे की उम्र तक भी बिल्कुल हेल्दी महसूस करेंगे। ये ब्रेन स्ट्रोक के अंदर कभी सर्जरी की भी आवश्यकता होती है या हो सकती है? बिल्कुल। यदि मान लीजिए ऐसी कोई चीज़ आ गई कि जिसमें ये लगता है कि खून की नली ब्लॉक है, जो ये एंजियोप्लास्टी से भी नहीं खुल सकती, मेडिसिन से भी नहीं खुल पा रही है, या मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी से भी नहीं खुल पा रही, उस सिचुएशन में कैरोटिड एंडाट्रेक्टमी होती है, जिसमें कैरोटिड की आर्टरी की गर्दन की जो नली है उसकी सर्जरी करके और उसको कंट्रोल किया जाता है। कभी कभी लकवे का कारण खून की नली में डिफेक्ट है, जैसे मान लीजिए कि खून की नली एक जगह से वीक होकर एन्यूरिज्म बना लिया, जैसे गुब्बारे टाइप छोटी सी वो बन गई, वहाँ से ब्लड लीक हो गया, या खून की नसों का गुच्छा है जहाँ से ब्लड लीक कर गया। यदि ऐसा कोई कारण है तो उसमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा जैसे कभी कभी लकवा आया, दिमाग का आधा हिस्सा पूरी तरह डैमेज हो गया, उस सिचुएशन में जो सर्जरी की आवश्यकता होती है, जो ब्रेन को एक्सपेंड करने के लिए स्पेस प्रोवाइड कर देती है। वहाँ से ब्रेन का एक फ्लैप, ब्रेन के बाहर जो हड्डी का पार्ट है उसको टेम्परेरीली हटा देते हैं, जिससे कि ब्रेन को ये फैलने की जगह मिल जाती है। और ये लाइफ सेविंग प्रोसीजर है। एक बार यदि लाइफ बच गई तो फिर कई बार धीरे धीरे आगे लकवे में रिकवरी चलती रहती है। तो इसमें सर्जरी का भी सेलेक्टेड जगह डेफिनेटली रोल है। बाई द वे कोई व्यक्ति है, अब वो पैरालाइज हो गया, वो कुछ काम नहीं कर सकता, तो परिवार के सदस्यों के लिए इसमें क्या कोई आप बता सकते हैं कि परिवार के सदस्यों को क्या करना चाहिए? एक बार पता चल गया कि परिवार में किसी को लकवा हुआ तो अपन मेडिसिन तो देते रहते हैं, पर उसकी फिजियोथेरेपी, जो एक्सरसाइज के पार्ट को नेग्लेक्ट कर देते हैं, जो रिकवरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और यदि मान लीजिए कि उसके एक्सरसाइज है, उसको सपोर्ट की ज़रूरत है, उस जगह यदि अपन उसको सपोर्ट करेंगे तो लकवे में इनिशियली जो पहले 3 महीने उसमें रिकवरी की स्पीड अच्छी होती है। यदि 3 महीने अपन ने वेस्ट कर दिए, किसी भी कारण से उसको प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं किया, तो आगे लकवे में रिकवरी के जो स्पीड है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। तो और कुछ मेडिसिन है, जैसे खून पतला करने की मेडिसिन है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की मेडिसिन है, शुगर कंट्रोल करने की मेडिसिन है, ये तो लगभग यदि आवश्यक है तो लाइफ लॉन्ग भी लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। एक परिवार में अगर ये हो गया और लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेनी है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द मेडिसिन? सिंपल केवल लकवा है, उसमें खून पतला करने की दवा है, वो मुश्किल से 50 पैसे 75 पैसे की होती है, एस्प्रिन है ना, वो भी बहुत लो डोज में लेनी होती है, तो वो बिल्कुल सस्ती मेडिसिन है। कोलेस्ट्रॉल कम करने की मेडिसिन है, यदि आपने डाइट का कंट्रोल करके, एक्सरसाइज करके कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल मेंटेन कर लिया तो आपको उसकी दवा की भी ज़रूरत नहीं है। और यदि आपको हार्ट की या डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो वो डिपेंड करता है कि कितना प्रॉब्लम है, तो वो सब डिपेंड करेगा इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। कुछ पेशेंट में केवल खून पतला करने की दवा सफिशिएंट है, कुछ में आपको बाकी मेडिसिन भी लेनी पड़ती है, पर ये सब चीज़ें डॉक्टर की सलाह से यदि लेते हैं तो अल्टीमेटली हम लोग को बहुत साधारण से ट्रीटमेंट को आगे कंटिन्यू करना पड़ता है, जो ज़्यादातर बहुत कॉस्टली नहीं होता। और साथ में एक्सरसाइज, हेल्थ केयर, फैमिली का सपोर्ट,
इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है उसको आगे मीनिंगफुल लाइफ के लिए। आपने चाय पे चर्चा की, बहुत फ्रूटफुल चर्चा रही। पिलाई तो आपने कॉफ़ी, तो आपने कॉफ़ी भी रंजनी कुमार क्यों नहीं रखा था? जो भी लोग इनको देखेंगे वो भी इससे लाभान्वित होंगे। और मैं सी.के. बिरला जी का, इस हॉस्पिटल का, डॉक्टर रंजनी कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पूरी टीम का बहुत थैंक यू, धन्यवाद करते हैं कि आपने थैंक यू बुलाया और हमारी इस चर्चा में शामिल किया। थैंक यू थैंक यू सो मच सर, Thank you. सो मच।